मैं दामोदर शर्मा अल्फा सक्सेस एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। हम इतिहास विषय में इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इंडियन हिस्ट्री में हमारा चल रहा है मुगल वंश, ठीक है। और मुगल वंश में अपन पढ़ चुके हैं बाबर, फिर हमने पढ़ा हुमायूं, सूरवंश भी पढ़ लिया, अकबरी भी अपना कंप्लीट हो गया और अभी अपन पढ़ रहे थे जहांगीर, ठीक है। तो जहांगीर के बारे में पढ़ रहे थे अपन। जहांगीर के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। तो पहले अपन ने जहांगीर के बारे में पढ़ लिया था, इसके अभियान वगैरह, इसके निर्माण वगैरह सारे पढ़ लिए थे, ठीक है। जहांगीर है ना, इसने अकबर की जो धार्मिक नीति थी उसे आगे भी बढ़ाया था, ठीक है ना। धार्मिक नीति को आगे बढ़ाया। 1612 ईस्वी में इसने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था अपने दरबार में। इसने एक जैन संत जिसका नाम था सिद्धसेन सूरी, इसे इसने नादिर ए जहां की उपाधि प्रदान की थी। यानी नादिर ए जहां की उपाधि सिद्धसेन सूरी को दी गई थी, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। जो जहांगीर है ना, उसने एक हिंदुओं पर का जज भी नियुक्त किया था और उसका नाम था श्रीकांत। उसे हिंदू जज भी नियुक्त किया गया था, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। जहांगीर ने बृहस्पतिवार ठीक है ना, जहांगीर ने बृहस्पतिवार थोड़ा सा मिस्टेक सी हो रही है, दोबारा लिख देता हूं। जो जहांगीर है ना, उसने बृहस्पतिवार और रविवार के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया। पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया गया, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा, ठीक है। जहांगीर है ना, वो ईसाई धर्म से सर्वाधिक प्रभावित था। ईसाई धर्म से सर्वाधिक प्रभावित था कौन? जहांगीर। दरअसल इसने ईसाई धर्म की जो शिक्षा है, ईसाई धर्म की शिक्षा ये इसने ग्रहण की थी जेवियर से, यानी फादर जेवियर थे ना, उनसे ईसाई धर्म की शिक्षा इन्होंने ग्रहण भी की थी। किसने? जहांगीर ने। जहांगीर के समय ही 1610 में जो पादरी थे ना, पादरी थे, उन्होंने, पादरियों ने दानियाल के पुत्र, दानियाल जो अकबर का पुत्र था ना, उसके पुत्र को, दानियाल तो मर गया था मैंने बताया, उसके पुत्र को ईसाई भी बना दिया था, लेकिन जहांगीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तो इसका मतलब साफ है कि जहांगीर है ना, वो ईसाई धर्म से प्रभावित था। हालांकि इसने धार्मिक कट्टरता के भी उदाहरण प्रस्तुत किए थे। मैंने पहले ही बताया था कि जो कांगड़ा है ना, वहां पर इसने गाय कटवा करके जश्न बनाया था। राजौरी में इसने जो हिंदू है ना, उनके विद्रोह का अंत है वो क्रूर तरीके से किया गया था, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। जहांगीर ने अजमेर में जो वराह मंदिर है ना, उसे भी तुड़वा दिया था, किसने? जहांगीर ने। दरअसल जब इसने पुर्तगालियों के खिलाफ आक्रमण किया था तो सारे गिरजाघरों को इसने बंद करवा दिया था, यानी सारे गिरजाघरों को बंद करवाया था, किसने? जहांगीर ने। दरअसल इसने जो जैन संत थे ना, वो ज़्यादा गुजरात में रहते थे। इसने जैन संतों को गुजरात छोड़ने का आदेश दिया था, यानी ये आदेश दिया गया कि जैन संत है ना, वो गुजरात को छोड़ दें, ठीक है ना। जब इसने गुजरात छोड़ने का आदेश दिया तो इसका कारण ये था कि एक जैन संत था जिसका नाम था मानसिंह। मानसिंह ने भविष्यवाणी कर दी थी कि जहांगीर का शासनकाल 2 वर्ष में खत्म हो जाएगा, तो इसलिए गुस्से में आकर के इसने ऐसा किया था। तो इसका मतलब ये धार्मिक उदार भी था और कुछ उदाहरण इसके धार्मिक कट्टरता के भी मिलते हैं, किसके? जहांगीर के, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा बता देता हूं दोबारा आपको याद रखना है कि इसने जो अकबर की धार्मिक नीति थी ना, उसे भी इसने आगे बढ़ाया था। 1612 ईस्वी में इसने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। जैन संत जिसका नाम था सिद्धसेन सूरी, उसे जहांगीर ने नादिर ए जहां की उपाधि से भी सम्मानित किया था।
इसने श्रीकांत नामक एक हिंदू को हिंदुओं का जज भी नियुक्त किया था। जो जहांगीर है उसने बृहस्पतिवार और रविवार के दिन पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है ना। याद रखना है कि यह ईसाई धर्म से सर्वाधिक प्रभावित था, यानी सर्वाधिक जो प्रभावित है ये कौन से धर्म से था? ईसाई धर्म से था। ईसाई धर्म की शिक्षा भी इसने प्राप्त की थी किससे? फादर जेवियर से, यानी फादर जेवियर से इसने ईसाई धर्म की शिक्षा भी प्राप्त की थी। 1610 ईस्वी में पादरियों ने दानियाल के पुत्र को ईसाई बना दिया, लेकिन जहांगीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी। जहांगीर ने वैसे धार्मिक कट्टरता का भी उदाहरण प्रस्तुत किया कांगड़ा और राजौरी में। इसने अजमेर में वराह मंदिर को भी तुड़वा दिया था। पुर्तगालियों पर आक्रमण के लिए इसने सारे गिरजाघरों को बंद करवा दिया। इसने जैन संतों को गुजरात छोड़ने का आदेश भी दिया था। कारण यह था कि एक जैन संत जिसका नाम था मान सिंह, उसने घोषणा कर दी थी कि 2 वर्ष में, मतलब भविष्यवाणी की थी कि 2 वर्ष में जहांगीर का शासन खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। इसीलिए तो अभी अपन चला रखे हैं जहांगीर के समय के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है ना। जहांगीर है वो न्यायप्रिय शासक था। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि इसके महल के बाहर न्याय की घंटी होती थी, जो इसे बजा देता था उसे न्याय भी मिल जाता था, तो न्यायप्रिय शासक माना जाता है। और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि ये शराब का आदी था। ठीक है ना। सबसे बड़ी विशेषता तो ये थी कि न्यायप्रिय था, लेकिन कमजोरी क्या थी कि शराब बहुत ज़्यादा पीता था। जो जहांगीर है उसके समय ही पुर्तगाली है ना, वो भारत में सबसे पहले तंबाकू का पौधा लाए थे जहांगीर के समय में ही। कब लाए थे? 1605 ईस्वी में। अब तंबाकू है ना उत्पादन होने लगा, लोग नशा करने लगे तंबाकू का ज़्यादा, मज़ा आने लगा लोगों को। ठीक है ना। और इसीलिए सबसे पहले प्रतिबंध लगाने वाला शासक भी कौन था? जहांगीर ही था। इसने 1617-18 में तंबाकू पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। ठीक है। जहांगीर के बारे में याद रखना है कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी फारसी भाषा में, यानी फारसी भाषा में इसने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था तुजुक ए जहांगीरी, यानी तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा लिखी थी जहांगीर ने। ठीक है ना। दरअसल इसमें जहांगीर के शासनकाल के 19 वर्षों का वर्णन है, 19 वर्षों का वर्णन मिलता है इसमें। ठीक है ना। बाद के जो 3 वर्ष थे ना, उनके बारे में लिखा था मोतमिद खान ने, यानी मोतमिद खान ने इसे लिखा था। और अंतिम रूप से इसे पूर्ण किया था मोहम्मद हादी ने, यानी मोहम्मद हादी के द्वारा इसे अंतिम रूप से पूर्ण किया गया था तुजुक ए जहांगीरी को। ठीक है। जहांगीर की जो मृत्यु है ना वो 1627 ईस्वी में हुई थी, लाहौर में हुई थी, या लाहौर में जहांगीर की मृत्यु हुई थी। ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि जहांगीर है ना वो न्यायप्रिय शासक था। न्याय की घंटी थी, उसे बजा दिया जाता था तो उसे न्याय तुरंत मिल जाता था। इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता इसकी न्यायप्रियता थी, सबसे बड़ी कमजोरी शराब बहुत ज्यादा पीता था। ठीक है। जहांगीर के समय ही सबसे पहले पुर्तगाली है ना वो तंबाकू का पौधा भारत लाए थे 1605 ईस्वी में। तंबाकू पर प्रतिबंध भी सबसे पहले जहांगीर ने लगाया था 1617-18 ईस्वी में। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी फारसी भाषा में जिसका नाम था तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है ना। ये इसकी ऑटोबायोग्राफी थी किसकी? जहांगीर की। इसमें जहांगीर के प्रथम 19 वर्षों के शासनकाल का वर्णन है। याद रखना है कि अंतिम 3 वर्षों के शासनकाल का वर्णन मोतमिद खान ने लिखा था और अंतिम रूप से इसे पूर्ण किया था मोहम्मद हादी ने। जहांगीर है उसकी मृत्यु हुई थी 1627 ईस्वी में लाहौर में। ठीक है। उसके बाद में जहांगीर की बात करें तो जहांगीर का जो मकबरा है ना वो शाहदरा लाहौर में ये है। मकबरा कहाँ बना हुआ है? शाहदरा लाहौर में है। ठीक है ना।
ये मकबरा बना हुआ है रावी नदी के किनारे। इसका निर्माण करवाया था 1627-28 में नूरजहां के द्वारा, यानी नूरजहां ने इसका निर्माण करवाया था। और ये है ना संगमरमर से निर्मित है। किससे निर्मित है? ये संगमरमर से निर्मित है। देखो इसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया है। तो ये जो निर्माण है ना, ये नूरजहां ने, कुछ जगह इसमें लाल पत्थरों का भी प्रयोग किया गया है। तो मैंने पहले ही बताया था कि 2 ही मुगल शासक है ना, वो ऐसे हुए हैं जिनका मकबरा है ना भारत से बाहर है। एक तो कौन था? बाबर था, जिसका मकबरा कहाँ पे है? काबुल में, ठीक है। और जहांगीर शाहदरा में, लाहौर में, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है, रावी नदी के किनारे है। निर्माण 1627-28 में नूरजहां ने करवाया, संगमरमर से निर्मित, लेकिन कुछ जगहों पर लाल पत्थरों का भी प्रयोग किया गया है। तो यह था जहांगीर, जिसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। अब अगला शासक पढ़ते हैं, और अगला शासक था कौन? शाहजहां। शाहजहां, जिसका शासनकाल 1627 से लेकर 1658 तक माना जाता है। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे? लाहौर में। राज्याभिषेक हालांकि इसका 4 फरवरी 1628 को आगरा में हो पाया। यह जब शासक बना था तब उसने अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान सानी की उपाधि धारण की। इसके समय स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था। मकबरा है ना इसका ताजमहल, यानी उसी में दफनाया गया, जो कहाँ पे है? आगरा में, ठीक है ना। अब वर्णन कर लेते हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां के निर्माण अपन थोड़े बाद में पढ़ लेंगे। ये चित्र दिखाई दे रहे हैं ना, ये बाद में पढ़ेंगे एक बार, ठीक है। पहले थोड़ा सा और डिटेल पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो शाहजहां है वो जहांगीर की मृत्यु के समय दक्षिण में था। जहांगीर की मृत्यु थी ना, हुई थी ना, उस समय ये कहां पे था? दक्षिणी भारत में था शाहजहां। अब है ना जहांगीर के और भी पुत्र थे, सभी शासक बनना चाहते थे, नहीं चाहते थे कि खुर्रम यानी शाहजहां शासक बने। आगरा में उस समय, अब जहांगीर की मृत्यु तो लाहौर में हुई, तो ज्यादातर परिवार लाहौर में था, इधर शाहजहां दक्षिण में गया हुआ था। आगरा में उस समय था शाहजहां का ससुर, जिसका नाम था आसफ खान। आसफ खान ने क्या किया कि आगरा में इसने दारा बख्श जो आगरा में था, उसे इसने शासक घोषित कर दिया। यानी अगला जो शासक है वो दारा बख्श को घोषित कर दिया। ये जो दारा बख्श है ना, ये खुसरो का पुत्र था। जो खुसरो था ना, जिसने विद्रोह किया था, जिसे जहांगीर ने अंधा करवाया, खुसरो की हत्या खुर्रम ने करवाई, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। तो उसी का पुत्र था दारा बख्श, ठीक है। अब यहां पर है ना जहांगीर के अन्य पुत्रों ने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो गई, शासक किसे ही बना दिया गया है, सारे आगरा में आ गए और शाहजहां भी आगरा में आ गया फिर, ठीक है ना। शाहजहां आगरा में आया तो जहांगीर के जो अन्य पुत्र थे ना, उनका ध्यान दारा बख्श की ओर था। वो चाहते थे कि दारा बख्श को मार दें। शाहजहां की तरफ ध्यान नहीं था। दारा बख्श शासक नहीं बनता तो सबका ध्यान शाहजहां की ओर होता। शाहजहां ने मौके का फायदा उठाया और अपने भाइयों को मार डाला, ठीक है ना। अपने जो भाई थे ना, उन्हें मार डाला। किसने? शाहजहां ने, ठीक है ना। उसके बाद में जो शाहजहां है उसने अपने भाइयों को मार करके दारा बख्श की भी हत्या कर दी और खुद को बादशाह घोषित कर दिया। यानी अब जो शाहजहां है उससे टकराने वाला कोई नहीं था। दारा बख्श है ना, उसे आसफ खान ने चालाकी से शासक बनाया। इसलिए बनाया ताकि सभी का ध्यान किसकी ओर चला जाए? दारा बख्श की ओर। शाहजहां की ओर किसी का ध्यान न रहे। और इसीलिए जो दारा बख्श है ना, इसे इतिहासकारों ने बलि का बकरा कहा। यानी बलि का बकरा किसे कहा जाता है? दारा बख्श को कहा जाता है, ठीक है ना। तो यही कारण है कि इसका राज्याभिषेक देरी से हुआ। यानी 4 फरवरी 1628 को ये आगरा में सिंहासन पर बैठा था शाहजहां। यानी खुर्रम है ना, अब शाहजहां नाम से बादशाह बन चुका था, ठीक है ना। तो नया मुगल बादशाह आ गया, कौन? शाहजहां, ठीक है। तो मैं दोबारा बता देता हूं कि जहांगीर की जब मृत्यु हुई ना, उसके समय शाहजहां दक्षिणी भारत में था। दरअसल आगरा में क्या हुआ कि जो आसफ खां था उसने खुसरो के पुत्र दारा बख्श को शासक बना दिया। शाहजहां ने
अपने भाइयों और दाराबक्स सभी को मार डाला और खुद को बादशाह घोषित किया। जो इतिहासकार है ना समकालीन उस समय के, उन्होंने दाराबक्स को क्या बताया था? बलि का बकरा कहा। यही कारण है कि 4 फरवरी 1628 को जो सांजा है ना वो आगरा में सिंहासन पर बैठा। ठीक है, तो अब सांजा के अलग अलग इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले सांजा के अभियान। ठीक है, सबसे पहले 1633 ईस्वी अहमदनगर। अहमदनगर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, 1633 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण किया गया सांजा के द्वारा। उस समय यहां पर शासक था निजाम सुल्तान शाह। ये यहां का शासक था। निजाम सुल्तान शाह को सांजा ने कैद कर लिया और अहमदनगर पर अधिकार कर लिया। याद रखना है कि दक्षिणी भारत को अपने साम्राज्य में शामिल करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? सांजा था। हालांकि मैंने पहले बताया भी अकबर को बरार प्रदेश तो वो छोटे क्षेत्र थे, लेकिन एक बड़ा क्षेत्र अपने साम्राज्य में मिलाया सांजा ने। तो सांजा ही पहला शासक था, मेन मुगल शासक था, जिसने दक्षिणी भारत के किसी बड़े क्षेत्र का अपने साम्राज्य में विलय किया था। अब तक मुगल है ना वो दक्षिण भारत में इतने सफल नहीं रहे थे। उसके बाद 1636 ईस्वी में इसने गोलकुंडा पर आक्रमण किया। गोलकुंडा का शासक जिसका नाम था अब्दुल्ला शाह, उसने सांजा की अधीनता को स्वीकार कर लिया। यानी सांजा की जो अधीनता है ना उसे स्वीकार किया गया किसके द्वारा? गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला शाह के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में 1636 ईस्वी में ही इसने आक्रमण किया बीजापुर पर। यानी बीजापुर पर आक्रमण कब किया गया? 1636 ईस्वी में। और उस समय जो बीजापुर है वहाँ का शासक था मोहम्मद आदिल शाह। ये वहाँ का शासक था। ठीक है ना, मोहम्मद आदिल शाह ने भी 1636 में सांजा की अधीनता को स्वीकार कर लिया। यानी 3 जो बड़े क्षेत्र थे ना जो दक्षिण के थे वो या तो सांजा के अधीन हो गए या सांजा का उन पर अधिकार हो चुका था। तो कहने का मतलब ये है कि दक्षिण भारत में इतना सफल अब तक कोई भी मुगल सम्राट नहीं रहा था जितना कौन रहा था? सांजा रहा था। ठीक है, उसके बाद में 1639 ईस्वी में कंधार में इसने सेना भेज दी। क्योंकि मैंने बताया था ना कंधार है ना वहां पर शाह अब्बास प्रथम ने अधिकार कर लिया था जहांगीर के समय 1622 में। ठीक है ना, सेना भेजी। उस समय कंधार का जो किलेदार था वो था अली मर्दान। जो अली मर्दान है ना उसने स्वेच्छा से ये जो किला है ये सौंप दिया किसको? सांजा को। यानी कंधार है ना वहाँ पर 1639 में फिर से अधिकार किया गया किसके द्वारा? सांजा के द्वारा। तो ये सांजा के जीवन की बड़ी सफलताएं थी जो इन अभियानों में ये सफल रहा था। ठीक है, तो मैं दोबारा बता देता हूँ, सांजा के अभियानों की बात कर रहे हैं। अभियानों में 1633 में हुआ था अहमदनगर अभियान। अहमदनगर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। 1633 ईस्वी में सांजा ने अहमदनगर पर आक्रमण किया। वहाँ का शासक था निजाम सुल्तान शाह। निजाम को कैद कर लिया गया और अहमदनगर पर अधिकार कर लिया गया किसके द्वारा? सांजा के द्वारा। दक्षिण भारत के किसी बड़े क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाने वाला पहला जो मुगल शासक था वो कौन था? सांजा था। 1636 ईस्वी में गोलकुंडा पर आक्रमण किया। वहां का शासक था अब्दुल्ला शाह और अब्दुल्ला शाह ने भी सांजा की अधीनता को स्वीकार किया। हालांकि गोलकुंडा का विलय नहीं किया गया था, केवल गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला शाह ने सांजा की अधीनता स्वीकार की थी। 1636 में ही इसने एक और दक्षिण भारतीय राज्य जिसका नाम था बीजापुर, वहां पर आक्रमण किया। बीजापुर का जो शासक है उस समय कौन था? मोहम्मद आदिल शाह। जो मोहम्मद आदिल शाह है ना उसने भी सांजा की अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा सांजा की अधीनता को स्वीकार किया गया।
1639 ईस्वी में कंधार में सेना भेजी थी सांजा ने, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जहांगीर के समय वहां पर फारस के शासक शाह अब्बास फर्स्ट ने अधिकार कर लिया था। लेकिन यहाँ पर किलेदार था अली मर्दान, और इसने स्वेच्छा से जो कंधार है ना वो किसको सौंप दिया, सांजा को। तो ये सफल अभियान थे जो किसके थे, सांजा के थे। ठीक है, तो सांजा के अपन पढ़ रहे हैं अभियान। अब इसके अभियान है आगे मध्य एशिया अभियान। ठीक है, मध्य एशिया अभियान में सबसे पहले आता है बल्ख और बदखसा। ये कहां पड़ता है, अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान क्षेत्र है ना, वहां पर पड़ता है। दरअसल क्या था कि बल्ख और बदखसा बुखारा के शासक जिसका नाम क्या था, नजर मोहम्मद, उसके नियंत्रण में था। नजर मोहम्मद के नियंत्रण में था बल्ख और बदखसा क्षेत्र। अब सांजा भी इन क्षेत्रों में रुचि रखता था। वैसे सांजा का मतलब ये नहीं था कि वो वहाँ पर बड़ा साम्राज्य स्थापित करे, वो सिर्फ इस क्षेत्र में जाकर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से जो आक्रमण होते थे ना, उन पर नियंत्रण करना चाहता था, और सांजा का मकसद साम्राज्य विस्तार नहीं था। यहाँ पर नजर मोहम्मद का उसके पुत्र जिसका नाम था अब्दुल्ला अजीज, उसने 1646 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। अब्दुल्ला अजीज ने विद्रोह कर दिया किसका, नजर मोहम्मद का। नजर मोहम्मद ने इसके बाद शाहजहां से सहायता मांगी। शाहजहां से सहायता मांगी गई किसके द्वारा, नजर मोहम्मद के द्वारा। ठीक है, जो शाहजहां है उसने 1646 ईस्वी में अपने पुत्र मुराद के नेतृत्व में वहां पर सेना भेज दी। अब नजर मोहम्मद को पहले लगा कि मेरी सहायता के लिए आ रहे हैं, लेकिन मुगलों का इरादा कुछ और था। वो दरअसल दोनों बाप बेटों को ही खदेड़ना चाहते थे, बल्ख और बदखसा से। यानी नजर मोहम्मद को यहाँ पर मौत का खतरा था, और इसीलिए जो नजर मोहम्मद है ना, वो यहाँ से फरार हो गया। और 1646 में सांजा का अधिकार हो गया कहाँ पर, बल्ख और बदखसा पर। यानी बल्ख और बदखसा क्षेत्र है ना, वो किसके नियंत्रण में आ गए थे, सांजा के नियंत्रण में आ चुके थे। इसके बाद में जो सांजा है उसने 1646 ईस्वी में बल्ख और बदखसा का जो सूबेदार है वो नियुक्त कर दिया मुराद को। यानी मुराद को यहाँ का सूबेदार बना दिया गया। 1647 ईस्वी में क्या हुआ कि 1647 ईस्वी में यहाँ पर सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया औरंगजेब को। यानी सांजा ने किसे नियुक्त कर दिया, औरंगजेब को यहाँ का सूबेदार बना दिया बल्ख और बदखसा का। लेकिन 1647 में ही जो स्थानीय उज्बेक जनता थी, स्थानीय जो उज्बेक जनता थी ना, उसने यहाँ पर विद्रोह कर दिया। यानी मध्य एशिया में विद्रोह कर दिया गया जो स्थानीय उज्बेक जनता थी। औरंगजेब की सहायता के लिए राजपूतों को भी भेजा गया था, लेकिन ये पूरी तरह से असफल रहे। आखिरकार सांजा को लगा कि यहाँ से कनेक्ट नहीं हुआ जा सकता जल्दी से, इसलिए औरंगजेब को वापस बुला लिया। यानी 1647 में औरंगजेब को वापस बुलाया और बल्ख और बदखसा को खाली करवा दिया। ठीक है ना। तो ये जो अभियान है वो एक बार के लिए तो सफल रहा, केवल 1 साल के लिए, लेकिन बाद में ये अभियान असफल रहा। इस अभियान में मुगलों की जो प्रतिष्ठा थी ना, वो थोड़े समय के लिए बढ़ी, लेकिन बाद में डाउन हो गई। ठीक है ना, क्योंकि मुगलों को बाद में असफलता लगी तो उस क्षेत्र में मुगलों की जो प्रतिष्ठा थी ना वो कम होने लगी। मुगलों ने इस अभियान पर 4 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। यानी काफ़ी ज़्यादा जन और धन हानि उठानी पड़ी थी किसको, मुगलों को। लेकिन फिर भी सांजा यहाँ सफल नहीं हुआ। ठीक है, तो मध्य एशिया अभियान पढ़ रहे हैं अभी, और मध्य एशिया अभियान में सबसे पहले बल्ख और बदखसा।
दरअसल जो बलख और बदखसा हैं ये बुखारा के शासक के नियंत्रण में थे जिसका नाम था नजर मोहम्मद। सांझा की नजर इन क्षेत्रों पर थी इसलिए कि उत्तर पश्चिम आक्रमणों से खुद को सावधान रख सके। साम्राज्य विस्तार का यहां पर कोई इरादा नहीं था सांझा का। 1646 में क्या हुआ कि नजर मोहम्मद के पुत्र जिसका नाम था अब्दुल्ला अजीज, ठीक है ना, उसने विद्रोह कर दिया नजर मोहम्मद का। जैसे ही नजर मोहम्मद का विद्रोह किया, नजर मोहम्मद ने सहायता के लिए किसे बुलाया? सांझा को। सांझा ने 1646 में अपने पुत्र मुराद के नेतृत्व में यहाँ पर एक बड़ी सेना भेज दी। दरअसल मुगलों के इरादे को भांप चुका था कौन? नजर मोहम्मद, और ये इस क्षेत्र को छोड़ करके फरार हो गया, जिसके बाद में सांझा का बलख और बदखसा पर अधिकार हो गया। 1646 ईस्वी में बलख और बदखसा का सूबेदार सांझा ने अपने पुत्र मुराद को बना दिया, ठीक है। इसके बाद में 1647 ईस्वी में बलख और बदखसा का सूबेदार सांझा ने औरंगजेब को बनाया, यानी औरंगजेब को बना दिया गया बलख और बदखसा का सूबेदार, ठीक है। 1647 में क्या हुआ कि यहाँ पर जो स्थानीय उज्बेक जनता थी ना, उसने विद्रोह कर दिया। स्थानीय जो उज्बेक जनता के द्वारा विद्रोह कर दिया गया मुगलों का, ठीक है। हालांकि यहाँ पर राजपूतों को भी भेजा गया लेकिन असफल रहे। खतरे को भांपते हुए 1647 में औरंगजेब को बलख और बदखसा से सांझा ने वापिस बुलाया और क्षेत्र को खाली करवा दिया। यह जो अभियान था ये पहले सफल फिर असफल रहा। एक बार मुगलों की प्रतिष्ठा बढ़ी लेकिन बाद में कम भी हो गई। हालांकि अभियान नहीं होता तो प्रतिष्ठा वैसी ही रहती, लेकिन अब ना डाउन हो गई थी। इस अभियान पर 4 करोड़ रुपए भी खर्च हुए थे, किसके? सांझा के। तो अपना अभियान कौन सा चल रहा है? मध्य एशिया। तो मैंने आपको बताया था अगला जो अभियान है वो कौन सा अभियान है? कंधार। ये कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जो कंधार है ना, वहाँ पर 1639 में सांझा ने फिर से अधिकार कर लिया था, लेकिन मध्य एशिया में 1647 में मुगलों को असफलता हाथ लगी थी। मुगलों की इसी असफलता का फायदा उठाया फारस यानी ईरान के शासक शाह अब्बास सेकंड ने, ठीक है ना। शाह अब्बास सेकंड ने सबसे पहले यहाँ पर सेना भेजी 1648 में और अधिकार कर लिया। यानी 1648 में शाह अब्बास सेकंड का अधिकार हो गया था कंधार पर, और शाह अब्बास सेकंड ने कंधार को अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। उसके बाद में यदि अपन बात करें तो 1649 में औरंगजेब को भेजा सांझा ने, लेकिन औरंगजेब है ना यहाँ पर पूरी तरह से असफल रहा। औरंगजेब पूरी तरह से यहाँ पर असफल रहा। उसके बाद में 1652 ईस्वी में फिर दोबारा भेजा गया औरंगजेब को, लेकिन औरंगजेब है ना इसे यहाँ से वापस लौटना पड़ा, ठीक है ना। 1653 में बड़ी तैयारी के साथ एक बड़ी सेना भेजी गई दारा सिकों के नेतृत्व में कंधार पर आक्रमण के लिए। अब की बार मुगल है ना, उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी थी, बहुत सारे धन खर्च किया, बहुत सारे सैनिक भेजे गए। अब दारा सिको है ना, दरअसल मैंने पहले ही बताया था कि वो एक उदार था, लेकिन वो इतना चालाक भी नहीं था। एक्चुअल में वो ज़्यादातर मौलवियों और धर्मगुरुओं के संपर्क में रहता था। मौलवी से ये पूछता रहता था कि आक्रमण कब करना है। जो मौलवी था ना, उसे बता रहा था कि मैं बताऊंगा, क्यों खुदा मेरे पास आएगा तो बता देगा, फिर आक्रमण करेंगे। काफ़ी दिनों तक दारा सिको पूछता रहा भी खुदा आया क्या, आया क्या। अब मौलवी था वो नहीं बता रहा था, रोजाना बहाना ले रहा था। अब इधर है ना फारस की पूरी सेना आ गई थी कंधार में, पता चल गया था कि इधर मुगलों की बड़ी सेना आई है। अब दारा सिको ने जैसे ही आक्रमण किया उसे बुरी तरह से पराजित कर दिया गया, ठीक है ना। दारा सिको को वापस लौटना पड़ा। बाद में यहाँ पर कोई अभियान नहीं भेजा गया, और जो कंधार है ना वो स्थायी रूप से मुगलों के नियंत्रण से बाहर हो गया।
तो ये अभियान मध्य एशिया का ये भी असफल रहा। किसका? सांझा का। दरअसल यहाँ पर सांझा ने इस अभियान पर 11 करोड़ रुपए खर्च किए। धन हानि हुई और जनहानि भी यहाँ पर हुई, और मुगलों की प्रतिष्ठा है ना उसे काफ़ी धक्का लगा था यहाँ पर, ठीक है ना। और यही कारण है कि मध्य एशिया की जो नीति थी वो पूरी तरह से सांझा की असफल रही थी। दोबारा बता देता हूँ, आपको याद रखना है कि मध्य एशिया अभियान में बात करते हैं कंधार की, अफगानिस्तान में। दरअसल जो मध्य एशिया है ना वहाँ पर मुगलों को असफलता मिली थी। बलख और बदगसा में मैंने बताया था। इसका फायदा उठाया फारस के शासक शाह अब्बास सेकंड ने, और उसने 1648 में कंधार पर अधिकार किया। सांझा ने 1649 और 1652 में औरंगजेब को भेजा, लेकिन ये दोनों अभियान पूरी तरह से असफल रहे। इसके बाद में 1653 ईस्वी में अंतिम रूप से दारा सिकों को भेजा, लेकिन ये अभियान भी असफल रहा, और कंधार है ना वो स्थायी रूप से मुगलों के हाथ से निकल गया। ये जो अभियान है ना मध्य एशिया के अभियान, इन पर 11 करोड़ रुपए मुगलों के खर्च हुए थे, और एक प्रकार से जनहानि भी हुई थी और असफल रहे। तो मध्य एशिया के अभियान जिसमें असफल रहा था सांझा, ठीक है। तो ये पढ़ने अभियान पढ़ने जो किसके थे? सांझा के, ठीक है। अब अपन पढ़ लेंगे थोड़ा सांझा के समय का निर्माण। तो सांझा के समय का निर्माण सबसे पहले अपन पढ़ते हैं आगरा के किले को। तो ये आगरा का किला, ठीक है ना, ये आगरा किला है और ये सांझा ने बनवाया, तो इसको पढ़ लेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। निर्माण। सांझा के समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी स्थापत्य कला का जो स्वर्ण काल था ना वो किसके समय था? सांझा के समय था, ठीक है। दरअसल सांझा के समय अधिकतर जो इमारतें थी वो किसकी बनी थी? संगमरमर की बनी, और इसी कारण इसके काल को कहा जाता है संगमरमर का काल, ठीक है ना। तो संगमरमर का काल भी कहते हैं किसके समय को? सांझा के समय को। सांझा ने आगरा में जो इमारतें बनाई थी ना वो पहले लाल पत्थरों की बनी हुई थी, और उन्हें तुड़वाकर इसने किसकी बना दी थी? संगमरमर की, ठीक है। इसके बारे में लिखा पर्सी ब्राउन ने, यानी पर्सी ब्राउन नामक एक इतिहासकार। दरअसल ये जो पुरानी इमारतें थी ना उन पर इसने काफ़ी सारे चीज़ें लिखी थी। एक्चुअली में दक्षिण भारत में मंदिर वगैरह है तो उन पर बहुत सा इसने वर्णन किया है। किसने? पर्सी ब्राउन ने। तो पर्सी ब्राउन ने दरअसल सांझा की इमारतें में देखी और इनके लिए इसने स्टेटमेंट दिया था कि जिस प्रकार ऑगस्ट ने, जो रोम का शासक था, ऑगस्ट ने रोम को ईंटों का बना हुआ पाया, यानी इसने रोम को ईंटों का बना हुआ पाया था और संगमरमर का बनाकर छोड़ गया। उसी प्रकार जो सांझा है ना उसने आगरा को लाल पत्थरों से बना हुआ पाया और इसे संगमरमर का बना गया, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट दिया था किसने? पर्सी ब्राउन ने सांझा के बारे में। एक्चुअल में आपको पता ही है कि जो रोम है ना वो संगमरमर का शहर कहलाता है, उसमें अधिकतर मकान संगमरमर से बने हुए हैं, वो ऑगस्ट ने बनाए थे, ठीक है। तो इसलिए तुलना की गई। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं आगरा का लाल किला, ठीक है। तो सांझा ने सबसे पहले इसी का निर्माण प्रारंभ करवाया था, यानी सांझा जब शासक बना तो उसने इसी का निर्माण प्रारंभ कराया। मैंने पहले ही बताया था कि वैसे आगरा के किले का निर्माण है ना वो अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया था, जबकि जो सांझा है ना उसने इसका पुनर्निर्माण करवाया, यानी सांझा के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था आगरा के किले का, ठीक है। ये दरअसल लाल पत्थरों से बना हुआ था और सांझा ने इसे तुड़वाकर किसका बना दिया?
संगमरमर का। हालांकि मैंने पहले ही बताया था कि जो बाहर से ये जो आगरा का किला है ना, वो अब भी लाल पत्थरों से बना हुआ है और इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, आगरा का लाल किला। ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सी इमारतें हैं? सबसे पहले दीवान ए आम, ये बनाई थी किसने, सांझा ने। दीवान ए आम मैंने पहले ही बताया था कि ये किसका स्थान होता था, न्याय का स्थान। ठीक है ना। तो दीवान ए आम जो इमारत है यहाँ पर संगमरमर से बनी हुई, वो किसने बनाई, सांझा ने। दूसरी यहाँ पर मुख्य इमारत है दीवान ए खास। ठीक है ना, ये किसका स्थान होता था, मंत्रणा का स्थान। ठीक है ना। तो इसका निर्माण भी यहाँ पर सांझा ने करवाया, किससे, संगमरमर से। इसके बाद में यहाँ पर मुख्य इमारत है मोती मस्जिद। जो मोती मस्जिद है ना, ये यहाँ का सर्वश्रेष्ठ निर्माण है और इसका निर्माण किसने करवाया था, सांझा के द्वारा ही करवाया गया। यानी सांझा ने ही इसका निर्माण करवाया था, जो कि सर्वश्रेष्ठ निर्माण माना जाता है किसका, आगरा के किले का। ठीक है। यहीं पर एक और है जामा मस्जिद। ये जो जामा मस्जिद है, इसका निर्माण सांझा की पुत्री, जिसका नाम क्या था, जहां आरा, उसने करवाया था। मैंने बताया था ना कि फतेहपुर सिकरी की जो जामा मस्जिद है, उसका निर्माण किसने करवाया था, उसका निर्माण किसने करवाया, अकबर ने। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, जहां आरा ने। और दिल्ली में जामा मस्जिद कौन बनवाएगा, सांझा। ठीक है। तो मैं दोबारा बता देता हूं कि सांझा का जो समय है ना, वो स्थापत्य कला का क्या था, स्वर्ण काल था। इसके काल को संगमरमर का काल भी कहते हैं। दरअसल आगरा लाल पत्थरों का बना हुआ था और इसने किसका बनाया, संगमरमर का। इसलिए पर्सी ब्राउन ने कहा था कि जिस प्रकार ऑगस्ट ने रोम को ईंटों का बना हुआ पाया और संगमरमर का बनाकर चला गया, उसी प्रकार सांझा ने भी आगरा को लाल पत्थरों से बना हुआ पाया था और इसे किसका बनाकर चला गया था, संगमरमर का। ठीक है। तो और भी इमारतें आगरा के किले, उनकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। तो ये इमारतें होगी इतनी। आगे बढ़ते हैं अब। अगला जो निर्माण है यहाँ पे, वो है खास महल। ठीक है ना। तो ये खास बेगम के लिए बनाया गया था, खास महल। यहीं पर बना हुआ है शीश महल। ये जो शीश महल है ना, ये यहाँ का हरम खाना था, यानी बेग में रहती थी। खास बेगम तो कहाँ रहती थी, खास महल में। और वैसे हरम खाना जो यहाँ का था, वो कौन सा था, शीश महल था। यहीं पर बना हुआ है झरोखा महल। तो जो झरोखा महल है ना, वहाँ से झरोखा दर्शन देता था कौन, सांझा। ठीक है। दरअसल मैंने बताया था ना कि जैसे झरोखा दर्शन में क्या था कि बादशाह है ना, वो प्रजा को दर्शन देता था, थोड़ा ऊपर की ओर आ जाता था और ऐसे प्रजा के सामने दर्शन देता था। आजकल सेलिब्रिटी वगैरह ऊपर चढ़कर ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो वो झरोखा दर्शन ही है। ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये प्रथा तो मैंने बताया कि किसने प्रारंभ की थी, अकबर ने। लेकिन सांझा ने इसे हाई लेवल पर पहुंचा दिया था, क्योंकि सांझा प्रत्येक दिन झरोखा दर्शन देता था। ठीक है। उसके बाद में यहीं पर बना हुआ है मुसम्मन बुर्ज। ये जो मुसम्मन बुर्ज है ना, दरअसल याद रखना है कि औरंगजेब ने इसी मुसम्मन बुर्ज में सांझा और उसकी पुत्री जहां आरा को कैद किया था। तो सांझा मुसम्मन बुर्ज में बैठा रहता था और सामने ताजमहल को निहारता रहता था। तो सामने दिखाई देता था ताजमहल। ठीक है ना। ताजमहल के सामने ही आगरा लाल किला देखा होगा आपने, नहीं देखा जरूर देख के आना, पुरानी इमारतों को देखना चाहिए। ठीक है ना। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है आगरा में, जहाँ पे ताजमहल और ये आमने सामने है आगरा का लाल किला। इसी मुसम्मन बुर्ज में 1666 ईस्वी में सांझा की मृत्यु हुई थी। तो यहीं पर मृत्यु हुई थी किसकी, सांझा की, मुसम्मन बुर्ज में, जो कहाँ पे, आगरा के लाल किले में। इसके बाद में यहाँ पर मच्छी भवन भी है। ठीक है ना। और इसके बाद में यहाँ पर जो बगीचा है ना, इसे कहा जाता है अंगूरी बाग। तो ये मुख्य इमारतें हैं जो किसकी है, आगरा के लाल किले की। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, आगरे के जो लाल किला है ना, उसका निर्माण तो प्रारंभ में किसने करवाया, अकबर ने। लेकिन सांझा ने इसका क्या करवाया था, पुनर्निर्माण।
लाल पत्थरों से बना हुआ था, उन्हें तुड़वाकर किसका बनाया? संगमरमर का। हालांकि मैंने बताया बाहरी साइड अब भी लाल पत्थरों से बनी है जो अकबर ने बनवाई थी, और इसीलिए इसे आगरा क्या कहते हैं? लाल किला। दीवान ए आम ये न्याय का स्थान था। दीवान ए खास ये मंत्रणा का स्थान। यहाँ पर मोती मस्जिद है और ये आगरा के किले की सर्वश्रेष्ठ निर्माण मानी जाती है। आगरा के किले का सर्वश्रेष्ठ निर्माण क्या है? यहाँ की मोती मस्जिद, और इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। यहाँ पर जामा मस्जिद भी बनी हुई है और इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां की पुत्री ने, जिसका नाम क्या था? जहां आरा। इसके अलावा यहाँ पर खास बेगमों के लिए खास महल, हरम खाना जो शीश महल के रूप में है, शीश महल बना जो क्या था? हरम खाना। झरोखा महल था, झरोखा दर्शन देने के लिए। मुसम्मन बुर्ज है, दरअसल औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां और शाहजहां की पुत्री जहां आरा को इसी मुसम्मन बुर्ज में कैद करके रखा था, और इसी मुसम्मन बुर्ज में 1666 में शाहजहां की मृत्यु हुई। इसके अलावा अन्य कौन से हैं? मच्छी भवन और अंगूरी बाग। तो शाहजहां है ना, उसका जो काल है वो स्थापत्य के लिए जाना जाता है, यानी निर्माण के लिए शाहजहां को ज़्यादा जानते हैं अपन, ठीक है ना। एक्चुअली में ताजमहल, लाल किला, आगरा का किला ये बहुत ही प्रसिद्ध है और इसीलिए शाहजहां का नाम याद आता है। तो अपन और भी पढ़ेंगे जो इसने निर्माण किए इसके समय में, और भी कुछ घटित हुआ था, उत्तराधिकारी युद्ध वगैरह भी हुए थे, उनको भी पढ़ेंगे। लेकिन इसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।